Hello everyone, good morning to all of you. I hope that you will all fine. Before this video, we have to study about the how do organisms reproduce, and we have to cover the topic that is what is reproduction, what are the importance of reproduction, how many types of reproduction, जिसमें आपको बताया गया था कि reproduction is a process in which a new organism means any organism, either the plants or animals, either the animals or plants is microscopic or the animals or plants be very giant or very advanced. They are able to produce as their offsprings, their daughter cells, which is similar to their parents, and this reproduction is successful in the same या similar species. And the main importance of reproduction is to ensure the continuity of the species on this earth. The next topic will be जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक होगा. लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद आपने पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मैंने आपको बताया था देयर आर मेनली टू कैटेगरीज ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल reproduction is the mode of reproduction in which only single parent is involved to produce their offsprings. फिर मैंने बताया था आपको कि asexual reproduction is of 6 types, जिसमें आपको मैंने बताया था fission, budding, fragmentation, spore formation, regeneration और उसके बाद vegetative propagation. उसी क्रम में हम लोग बाइनरी फिजन मीन्स फिजन को हमने लिया था. फिजन इज अ प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स एंड प्रोड्यूसेस मेनी या न्यू ऑर्गेनिज्म. फिर आपको बताया गया था फिजन इज आर ऑफ 2 टाइप्स. फिजन इज आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज बाइनरी फिजन एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिजन. तो बाइनरी फिजन में मैंने बता दिया था कि सिंगल सेल्ड organism, that is amoeba, breaks and produces 2 daughter cells from the single cell of amoeba, and this type of fission is called as binary fission, which is commonly can be seen in the amoeba. ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पिछले वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियो को देखें और एक सीक्वेंस में पढ़ाई करें ताकि इस कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप से आप बचे भी रहें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें. तो ये पहली एडवाइस है सभी के लिए. दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम लोग उसी सीरीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिजन वाले पार्ट में ही मल्टीपल फिजन हम लोग यहाँ कवर करेंगे और देखेंगे कि मल्टीपल फिजन में क्या होता है. पहले मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे दूं. जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजन मीन्स होता है ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग, मतलब यहाँ भी वही रहेगा, लेकिन मल्टीपल मीन्स मेनी, बाई मीन्स 2 और मल्टी मीन्स मेनी. तो बाइनरी फिजन में आपने देखा कि सिंगल सेल्ड अमीबा 1 से 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल फिजन में एक सिंगल सेल ढेर सारे या हज़ारों, हम कह सकते हैं कि हज़ारों डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है इस तरह के फिजन में या इस तरह के रिप्रोडक्शन में. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मल्टीपल फिजन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मल्टीपल फिजन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दीजिए. in which a single celled organism divides or splits to form many new organisms. जैसे this can be seen in the plasmodium. अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा.
तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मल्टीपल फिजन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे प्लाज्मोडियम स्प्लिट्स करेगा और एक सेल से हजारों सेल्स या हजारों डॉटर सेल्स बनाएंगे और ये सेल्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लाज्मोडियम को प्रोड्यूस करेंगे। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम इज़ अ प्रोटोजोआ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको नोट करा दूं। प्लाज्मोडियम इज़ अ प्रोटोजोआ एंड दिस इज़ अ मलेरियल पैरासाइट कैरीड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज दैट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। मैंने आपको, जो लोग मुझसे पढ़े हैं क्लासेस में, उनको मैं बहुत बात बताया हूँ। जो लोग अभी देख रहे होंगे ये वीडियो या देखेंगे वो समझ जाएं कि प्लाज्मोडियम सबसे पहले क्या है, एक प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ये भी है। और ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है जो कि किसके द्वारा कंटेन किया जाता है? फीमेल एनाफिलीज ऑफ मॉस्किटो। मीन्स अगर कोई भी मच्छर आपको काटता है तो इससे ये बीमारी नहीं होती है जब तक कि आपको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो न काटे। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये फीमेल एनाफिलीज है? तो इसके लिए कॉमन एग्जांपल है, जब आपको मलेरिया हो जाएगी तभी आपको पता चलने वाला है, या फिर ब्लड टेस्ट के दौरान ये चीज़ें निकल कर आ सकती हैं कि अगर आपके ब्लड में ये मलेरियल पैरासाइट्स मिलता है तब आपको श्योर होगा कि आपको किसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने आपको बाइट किया था। तो ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो अगर एक बार भी हमारे बॉडी को बाइट कर दे या स्किन में बाइट करे और हमारे ब्लड तक वो मलेरियल पैरासाइट्स पहुंच जाए तो फिर वो अपने नंबर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। किस सहायता से? विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीपल फिजन। इस मल्टीपल फिजन के रिप्रोडक्शन से ही वो अपने नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत कम समय में एक मलेरियल पैरासाइट्स से, एक प्लाज्मोडियम से हजार, अभी आपने देखा कि मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन में एक सेल 1000 सेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। एक सेल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स प्रोटोजोआ से हजारों प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस होंगे, फिर उन 1000 से 1000 बार डिवीज़न होगा। आप देखेंगे कि इनके नंबर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड में बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी एकदम इन्फेक्शियस हो जाती है। ब्लड में सारे जो कंपोजिशंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। इसलिए फिर एंटीबायोटिक्स आपको लेना पड़ेगा और फिर जाके आप देखेंगे कि एक रेगुलर कोर्स के बाद आप ठीक हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने बता दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ अ प्रोटोजोआ दैट is carried by female Anopheles mosquito and this causes malaria in human beings। अब आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन कैसे होता है, तो आप इसको ध्यान से समझें। लेट्स सी हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लाज्मोडियम। द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन takes place in the following ways. Before going to explanation of this multiple fission, we have to look around the diagram and try to understand how the reproduction takes place in the plasmodium। आप देखें, सबसे पहले दिस इज़ अ सेल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये मान लेते हैं कि प्लाज्मोडियम की सेल है और हर सेल के अंदर आपको मैंने बताया है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पाए जाएंगे। ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिनको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये प्लाज्मोडियम की सेल है, सेल वॉल भी हम बोल सकते हैं, या फिर ऐसे टोटली लेंगे तो ये सेल हो जाएगी। और सेल के अंदर स्फेरिकल शेप में जो हाईली कंडेंस्ड है वो किसी भी सेल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज न्यूक्लियस। सेल हो गई, साइटोप्लाज्म हो गए। एंड आप देख रहे हैं कि ये प्लाज्मोडियम अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल दैट इज सिस्ट, इस प्रोटेक्टिव वॉल को हम लोग कहेंगे सिस्ट, दैट इज अ प्रोटेक्टिव वॉल। तो अब आप ये सोचिए कि ये प्रोटेक्टिव वॉल्स कब बनती होंगी? व्हेन देयर इज अ कंडीशंस
which is not favorable for the development या for the reproduction of this plasmodium. So this plasmodium forms a cyst which is known as protective wall around them. Conditions are not favorable means क्या हुआ कि when जब चारों तरफ इसके परिस्थितियां अनुकूल ना हो डिवीज़न के या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस हों, जैसे सूटेबल टेम्परेचर ना मिल रहा हो, सूटेबल मॉइस्चर ना मिल रही हो, सूटेबल होस्ट ना मिल रहा हो, तब तक ये सेल्स डैमेज भी नहीं होती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं, डेड भी नहीं करती हैं, क्योंकि हर एक सेल में ये क्षमता होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस से बचाए रखे या अनफेवरेबल कंडीशंस में वो अपने आप को लिविंग बनाए रखे, जिससे वो आगे जब कंडीशंस फेवरेबल हों तब वो डिवाइड करे और अपने लाइफ को और आगे बढ़ा सके रिप्रोड्यूस करके. तो when the conditions are not favorable, the plasmodium forms a protective wall around them which is called as cyst. क्योंकि जिसको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा वो अपनी भाषा में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देंगे और फिर आपको देखेंगे कि पूरे नंबर्स आपको एग्जामिनर से मिल जाएंगे. डायग्राम आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, लेवलिंग होनी चाहिए उसमें अच्छे से, और कलर्ड डायग्राम भी आप बना सकते हैं. कलर्ड डायग्राम वो एग्जामिनर्स को अट्रैक्ट भी करेगा और ज़्यादा समझ में आएगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड देम दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्ट. अब आगे देखें कि मैंने लिखा है सेकंड स्टेप में, ये बी फिगर है जिसमें आप देखेंगे कि मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मल्टीपल फिजन. अब इनसाइड द सिस्ट क्या होगा, न्यूक्लियस splits to form many smaller daughter nuclei and certain amount of cytoplasm is also distributed around each nucleus. आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस यहाँ पर पड़ा था. सिस्ट वॉल प्रोटेक्टिव वॉल बनने के बाद इस न्यूक्लियस में दिस न्यूक्लियस इज गॉन टू डिवाइड मेनी टाइम्स, और ये मेनी टाइम्स डिवाइड करके आप देख रहे हैं एक से न्यूमरस या मेनी के नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में ये न्यूक्लियाई डॉटर सेल्स बना लिया है और ये सिस्ट के अंदर ही है. मीन्स अभी कंडीशंस फेवरेबल नहीं है लेकिन न्यूक्लियस फिर भी डिवाइड कर रहा है, जिसके वजह से मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं. अब अगले स्टेप में जो सी फिगर दिखा रहा है वो कह रहा है कि व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल या व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर रिटर्न द सिस्ट वॉल अराउंड द प्लाज्मोडियम ब्रेक्स एंड मेनी या फिर ऑल द डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर या रिलीज्ड एंड प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लाज्मोडियम. And this diagram represents the reproduction by multiple fission. आपको ये चीज़ समझ जाना होगा कि डायग्राम जितना अच्छे से आप बनाएंगे, डायग्राम को जितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, साइंस में स्पेशली बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बायोलॉजी में होता है डायग्राम और फिगर. तो आप इसको ध्यान से देखेंगे. एक बार मैं जल्दी से फिर लेवलिंग बता दे रहा हूँ. जो प्लाज्मोडियम का सबसे सेंट्रली हाईली डेंस्ड पार्ट है वो न्यूक्लियस है. ये सेल है प्लाज्मोडियम की और इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म, और ये सेल का सिस्ट है दैट इज प्रोटेक्टिव वॉल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. इसके बाद सेकंड स्टेप में ये दिखाया गया है कि ये न्यूक्लियस में ढेर बार या ज़्यादा बार डिवीज़न होता है, जिसके वजह से न्यूक्लियस ढेर सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हर न्यूक्लियस के पास थोड़े थोड़े मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, जब परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं तो ये सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाती है और ढेर सारे प्लाज्मोडियम रिलीज़ हो जाते हैं, जिसके वजह से वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. अब इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार रिटर्न में आपको दे रहा हूँ ताकि आप इस डायग्राम से जो एक्सप्लेन किए हैं
उसकी मैचिंग कर सकें और नोट्स प्रिपेयर कर सकें। जो लोग नोट्स अभी नहीं बनाए हैं वो नोट्स बना लें, इसलिए मैं वीडियो एक एक दो दो तीन तीन दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप पढ़ चुके हों, अच्छे से रिवाइज कर चुके हों, आप इंतज़ार कर रहे हों। अगले दिन ही वीडियो में डाल दूँगा तो कोई बनाएगा कोई नहीं बनाएगा, इसलिए वीडियो में एक दो दिन का मैं समय ले रहा हूँ। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखें और फिर इसको नोट भी करें कॉपी में, और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, सब हैंड रिटन नोट्स भी मैं दे रहा हूँ। इसलिए इस बात को ज़रूर फील करिए कि जो आपके लिए काम किया जा रहा है वो सबसे बेहतरीन है। और बुक्स में ढेर सारे एक्सप्लेनेशंस पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ़िल्टर करके चीज़ें दी जा रही हैं कि जितना ज़रूरी है उतना ही एग्ज़ाम में अगर आप लिख देते हैं तो आपको भरपूर नंबर, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जब आप गलत नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। और जो अतिरिक्त चीज़ें बताने वाली हैं वो मैं एक्सप्लेनेशन में भी देता हूँ, नोट्स में भी दे रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो और समझ में भी आ जाए। तो आइए देखते हैं कि जो डायग्राम था उसे ही एक्सप्लेन करना है, और बहुत इजी वे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप सिंपली लिखेंगे, इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन द प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अ सिस्ट। प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अ सिस्ट which is also known as protective wall around it during unfavorable conditions. Means when the conditions are not favorable, the plasmodium forms a cyst या protective wall around them. तो पहला पॉइंट आपका हो गया, इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन द प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अ सिस्ट और अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड इट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। पहली बात समझ में आ गई कि अनफेवरेबल कंडीशंस, जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो प्लाज्मोडियम के मीन्स डिवीज़न के, तो वो क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाती है। ये प्रोटेक्टिव वॉल उसको बचाती हैं किससे, उनके प्रेडेटर्स से, उनके सराउंडिंग टेम्परेचर्स से, जिन टेम्परेचर पर वो सेल ब्रेक हो सकती है, लॉस हो सकती है, डेड हो सकती है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस उनको इस चीज़ से बचाती हैं कि वो डिस्ट्रॉय ना हो पाएँ। तो सेल्स प्लाज्मोडियम जो है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लिया। तो पहला पॉइंट आपने कह दिया कि इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड इट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस स्प्लिट्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म मेनी स्मॉलर न्यूक्लियाई कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। अब कमरा आपने बंद कर लिया, लेकिन कमरे के अंदर केवल और केवल पड़े रहने से लाइफ चलेगी नहीं, इसको अंदर ही अंदर आगे आपको बढ़ाते रहना है। ठंडी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि कमरे के अंदर ही नहीं बैठ जाएं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे से अच्छे आपको क्लॉथ्स पहनने होंगे, और फिर वो क्लॉथ्स पहन के आपको निकल जाना होगा एक लक्ष्य की ओर, जिस लक्ष्य को आपने हासिल करने का निश्चय किया है। तो यहाँ पर कंडीशंस अनफेवरेबल थी तो प्रोटेक्टिव वॉल तो बन गई। अब इसके आगे, इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस स्प्लिट्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म न्यू स्मॉलर न्यूक्लियाई कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस स्प्लिट्स मेनी टाइम्स, याद रखें मेनी टाइम्स डिवीज़न होने का ये फ़ायदा होगा कि न्यूक्लियस ढेर सारे डॉटर्स न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा। एंड और इम्पॉर्टेंट आगे ये होता है, लिटिल बिट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर कलेक्टेड ईच डॉटर न्यूक्लियाई एंड थिन मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड अराउंड इट। क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा हुआ, न्यूक्लियस में ज़्यादा बार डिवीज़न हुआ, ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई बने, लेकिन अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ना हो तो ये सेल ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस सर्वाइव कैसे करेंगे, उनको फ्लूइड मैट्रिक्स कौन प्रोवाइड करेगा, और फ्लूइड मैट्रिक्स प्रोवाइड करने का काम करता है साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। दो पॉइंट्स और लेफ्ट हुए हैं, उनको भी मैं कवर करा दे रहा हूँ। तो सेकंड स्टेप में आपने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ढेरों बार डिवीज़न होता है जिससे डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं, और हर डॉटर न्यूक्लियाई के पास
कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको फ्लूइड मैट्रिक्स प्रोवाइड करे सर्वाइव करने के लिए। तीसरा पॉइंट फिगर 3 ही स्टेप में कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन को मैंने 4 स्टेप में यहाँ पर दिया है। एक्सप्लेनेशन अगर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है या लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो इसका एक अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी मार्किंग भी अच्छी होती है। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि इन दिस वे मेनी न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल विद इन द सिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, मेनी न्यू डॉटर सेल्स आर formed from a single parent cell within the cyst। सिस्ट के अंदर ही ढेर सारी डॉटर सेल्स या फिर एक डॉटर सेल्स, मतलब मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट इनसाइड द सिस्ट। मीन्स जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं भी थी तभी सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस ढेरों बार डिवीज़न किया, जिसके वजह से ढेर डॉटर न्यूक्लियाई बनी और न्यूमरस डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, जिसके वजह से वो सर्वाइव कर रही हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि मेनी न्यू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल विद इन द सिस्ट। और लास्ट पॉइंट आपके लिए है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट है, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको बताया, मैंने आपको डायग्राम में आपको दिखाया था कि व्हेन द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल देन इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड देम। लेकिन लास्ट पॉइंट में आप देखेंगे व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल या व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अराइव्स, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं या जब प्लाज्मोडियम को लगता है कि उसके रिप्रोडक्शन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं, फेवरेबल कंडीशंस आ चुकी हैं, देन protective wall, that is cyst, breaks and many daughter cells are released to form a new organism. अब when conditions are favorable, then this cyst wall breaks, and due to which many daughter cells are released into the air या released into their host and produces a new organism of plasmodium। तो आप देख सकते हैं कि when conditions are favorable या when favorable conditions arrive, protective wall, that is cyst, breaks and many daughter cells are released to form a new organism. In this way the multiple fission which is in plasmodium is going to be completed। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मल्टीपल फिजन कितने बेहतरीन तरीके से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम आपको कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं वो बाय दीपक सर सुन रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में भी आती होगी और आप नोट्स भी बनाते होंगे। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको अतिरिक्त कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको सारी नोट्स समय से अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप देखेंगे कि एक बेहतरीन फिल्टर्ड नोट्स आपके पास कलेक्ट हो जाएगी इस चैप्टर की। और उसके बाद हम लोगों को मेंडल्स या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन भी पढ़ना है, तो देखूंगा मैं आधा आधा इसको कवर करा के फिर मेंडल्स भी बता दूंगा, या फिर आप कहेंगे कि कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये चैप्टर आपको पूरा मैं करा दूं, फिर उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को कवर किया जाए। अगली वीडियो, ये छोटी वीडियो है, बस इतने ही 25 मिनट्स के आसपास की होगी, और अगले वीडियो में 2 सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, दैट इज बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। तो वो वीडियो लगभग 50 मिनट की बनेगी, आप उसको ध्यान से देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर ऑलरेडी बने हैं, जिनको वीडियो का इंतज़ार रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाए और वीडियो अच्छे से आप प्रमोट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।